क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो हमारी उम्र है 40 प्लस हो गई है, 50 प्लस हो गई है या 60 प्लस हो गई है और हम तो अब बूढ़े होने लगे हैं और हम तो ज़िंदगी में वो कर ही नहीं पाए जो हम करना चाहते थे। अब हम पहले की तरह फिट नहीं हो सकते, हम उतने हेल्दी नहीं हो सकते, हम ब्यूटीफुल नहीं दिख सकते। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज आपकी ये सोच गलत साबित होने वाली है। आपको इसके लिए वीडियो देखना होगा एंड तक बिना स्किप किए। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है या कहिए कि मेरा ये अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है कि हमारी जो असली ज़िंदगी शुरू होती है वो 40 के बाद ही होती है। मतलब इस समय तक हमारे पास लाइफ का काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका होता है जिसको यूज़ करने का अब टाइम है। काफ़ी हद तक हमारी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो भी कुछ हद तक एक लेवल तक पूरी हो जाती हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो काफ़ी सारे काम अपने खुद ही करने लगते हैं। हमें थोड़ा सा टाइम मिलने लगता है। हाँ, एक बात ज़रूर है जो सच्चाई है कि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस तो आते हैं, जैसे कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं। कई बार ऐसा लगने लगता है कि शायद एनर्जी कुछ कम हो गई है ना। लेकिन हमारे पास लाइफ का इतना सारा एक्सपीरियंस है, हमें इस समय बहुत सारी जानकारियां हैं कि हम खुद को फिट कैसे रख सकते हैं, खुद को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। आप अगर एनालिसिस करते हैं अपना तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं। हम अपने खान पान में, हम अपने रहन सहन में, अपने एक्सरसाइज में, बहुत सारी चीज़ों में आप कितना सारा मतलब चेंजेस ला सकते हो। कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप शुरू कर सकते हो अब अपनी लाइफ में, जिन्हें आप पहले नहीं किया करते थे। तो इतने सारे प्लस पॉइंट्स हैं जो अब आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो। तो क्या उनका रिजल्ट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, आज एक इम्पॉर्टेंट बात, एक हमारी व्यूअर नीरू राठौर जी का कि हेयर केयर रूटीन के बारे में वीडियो बनाएं, तो आज मैं उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको रूटीन बताने वाली हूँ। क्योंकि पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, कमज़ोर थे, रूखे थे, बेजान थे, लेकिन आज मतलब मेरे बाल पहले से काफ़ी बेटर हो गए हैं। मैंने जबकि आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, कुछ नहीं, सिंपल सी बातों के द्वारा। चलिए दोस्तों, इसको हम बीच में लेंगे, है ना। अभी हम शुरुआत करते हैं, हम कैसे खुद को 40 प्लस, 50 प्लस या 60 प्लस में भी इवन खुद को फिट, हेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं, खुद को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहली जो ज़रूरत है वो क्या, कि अभी तक आपने शायद काफ़ी इग्नोर किया है एक्सरसाइज को, वॉकिंग को। तो आपने कम से कम 30 मिनट का डेली रूटीन ज़रूर शुरू करना है। और अब आप वो कर भी सकते हो, टाइम निकाल भी सकते हो कि आप या तो 20 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक करें, बाहर जाके कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो इवन मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसा भी टाइम देखा है कि मैं सिर्फ अपने बेडरूम में भी ब्रिस्क वॉक कर लिया करती थी, लेकिन मैंने किया, है ना। वो भी सक्सेसफुल होता है, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस दिखाता है। और अगर आप कहीं बाहर जाके, है ना, घर से बाहर जाके किसी पार्क में या बाहर आप वॉक कर सकते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। या आप एक्सरसाइज, योगा कर सकते हैं कम से कम 20 मिनट्स का। जैसे आपने ब्रिस्क वॉक कर लिया, आपके पास अगर सिर्फ 30 मिनट्स ही हैं, और 10 मिनट्स का प्राणायाम ज़रूर ऐड करें। प्राणायाम में अगर आप सिंपल अनुलोम विलोम और कपालभाति और भ्रामरी, ये 3 प्राणायाम भी अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कितना चेंज महसूस होगा इवन पहले ही दिन। आप अगर ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो आप ज़्यादा टाइम दीजिए, 1 घंटा दीजिए, 1.5 घंटा दीजिए, 2 घंटा दीजिए, आपके पास कितना टाइम है। इवन आप अगर 15 मिनट्स का भी टाइम रोज़ाना देते हैं अपने एक्सरसाइज, योगा को, तो वो भी आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस लाते हैं। और हाँ, ये टाइम कैसे निकालना है ये आप अब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आपको अपने आलस को थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि 40 प्लस के बाद में कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं। उन्हीं चेंजेस में एक है कि मसल लॉस होना। तो इसी की वजह से जो हमारी बाहें होती हैं, या मतलब आपको थोड़ा सा लूजनेस नज़र आने लगता है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा हल्का फुल्का वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। और प्रोटीन की जो मात्रा है वो आपको अपनी डाइट में बढ़ानी चाहिए। मतलब कार्ब्स की जगह आप
थोड़ा सा प्रोटीन लेना शुरू कीजिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कार्ब्स यानी कि रोटी चावल बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा तरीका जो मैंने शुरू किया है पिछले कुछ मंथ से, कि ब्रेकफास्ट में मैं सिर्फ मूंग की दाल का चीला या फिर बेसन का चीला बनाती हूँ। बिल्कुल 2 बूंद तेल से ही बन जाता है। सिर्फ तवे को आपको हल्का सा चिकना करके और कपड़े से पोंछ देना है। तो इस तरह से बिल्कुल लगभग मतलब ज़ीरो ऑयल हम कह सकते हैं, आप मूंग दाल चीला या बेसन का चीला बना सकते हो। और ये आपको मतलब प्रोटीन की मात्रा को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर देता है। बाकी हम लंच में डिनर में हम दाल तो खाते ही हैं, तो अगर आप ये एक चेंज लाते हो तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ देखिए कि आपके जो घर में बच्चे हैं 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के जो भी, तो क्या आप भी वही खाना खाते हैं जो वो खाते हैं? तो ठीक है, फिर बहुत बड़ी गलती है ये, है ना? फिर तो ये मान लेना ठीक है कि भाई हमारी उम्र हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब उम्र के हिसाब से जो हमारा खाना है वो भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो वो जो बच्चे हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म है थोड़ा सा अलग है, तो उस समय में मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ी से काम करता है। और लेकिन हमारी जो उम्र है मान लीजिए 40 प्लस के बाद में, तो जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा मतलब वीक होने लगता है। वीक होने का मतलब ये नहीं है कि हम हताश होकर बैठ जाएं, उसको हम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, पहले से बेटर वर्क कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि चीनी की मात्रा अपने खाने में बिल्कुल बहुत कम पर ले आइए। मैंने अक्सर देखा है कि चाय में पूरा 1 चम्मच भर के चीनी डाल लेते हैं, या कुछ लोग तो 1 चम्मच से भी ज़्यादा चीनी डालते हैं। दूध पियेंगे तो उसमें भी खूब भर भर के चीनी डालेंगे। दिन में कई सारे बिस्किट खा लेंगे, कुछ मीठा, वो तो छोड़ने का मतलब ही नहीं है। तो भाई कैसे होगा फिर, है ना? तो इतना सारा जो शुगर आप खाते हो तो वो आपको बहुत नुकसान करता है। मतलब सो के उठने से लेके सोने तक आपको कुल मिला के जो शुगर है वो मतलब 1.5 चम्मच, मैक्सिमम 2 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं लेना है किसी भी रूप में, है ना? ऐसा नहीं कि आपने चीनी वो ले लिया और बिस्किट अलग खा लिया, बिस्किट में तो वैसे ही बहुत शुगर होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये शुगर आपको मतलब पूरे दिन में 1.5-2 चम्मच से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं लेना। और अगर आप इसे आधा या 1 चम्मच तक कर देते हैं तो बहुत अच्छा। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई गुड़ हम खा लेंगे, शक्कर हम खा लेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है, वो भी मीठा है, ये भी मीठा है। जो नुकसान मीठे के चीनी में है वही नुकसान गुड़ में भी है। हाँ, कुछ थोड़े से न्यूट्रिएंट्स होते हैं गुड़ में जो चीनी में नहीं होते, बाकी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। बल्कि कुछ लोगों को तो गुड़ मतलब सूट भी नहीं करता, हजम भी नहीं होता। तो आप चाहे गुड़ खाएं चाहे चीनी खाएं, लेकिन मात्रा तो उसकी आपको लिमिटेड करनी ही पड़ेगी। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप एक दिन में कितना पानी पीते हैं। आपको हर हालत में एक दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना ही है। आप जब ये पानी की सही मात्रा पीते हैं, उससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा वर्क करने लगेगा। आपको 2 दिन में ही फ़र्क नज़र आएगा। आपका जो फेस है वो ग्लो करने लगेगा, क्योंकि सोच के देखिए ना, आपकी स्किन में हाइड्रेशन नहीं है या आपकी स्किन फुल्ली हाइड्रेटेड है, दोनों में क्या फ़र्क नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। आँखों के नीचे जो घेरे हो जाते हैं, मेरे भी काफ़ी हैं लेकिन काफ़ी कंट्रोल हो चुके हैं। तो क्योंकि कुछ ना कुछ इस तरह का काम है कि आप मोबाइल में टाइम ज़्यादा लगाते हैं, या आपको पढ़ने लिखने का काम है, कुछ भी इस तरह का, या आपके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो ये घेरे बन जाते हैं। तो अगर आप पानी की मात्रा अच्छी पीते हैं तो ये घेरे भी थोड़े से कम होने लगते हैं। इसके अलावा पानी आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी बॉडी में जो बहुत सारे टॉक्सिन्स हो जाते हैं ना, उनको भी रिमूव करता है। एक्स्ट्रा फैट जो बॉडी में होता है उसको भी निकालने में काफ़ी मदद करता है पानी। हाँ, अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो फ्रिज का पानी पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मतलब फ्रिज का पानी कभी भी पीना कोई बहुत अच्छा नहीं है। और बात ये नहीं है कि फ्रिज का पानी मतलब ठंडा पानी नहीं पीना है। मतलब पानी का जो टेम्परेचर है ना, मतलब वो गुनगुना अगर आप हमेशा पीते हैं, इवन गर्मियों में भी, तो आप देखेंगे कि आपके वेट मैनेजमेंट में ये बहुत हेल्प करता है। हाँ, एटलीस्ट मतलब रूम टेम्परेचर का पिएं, उससे ठंडा बिल्कुल ना पिएं, चाहे कितनी भी गर्मी हो। आप ऐसा करके देखिए, इन गर्मियों में आप ये वाला स्टेप करके देखिए, आपको मतलब आपके वज़न में कई केजी का फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपना रात का खाना जल्दी खा लीजिए। और बहुत अच्छा है कि अगर आप डिनर 7 बजे से पहले कर लेते हैं।
ये बहुत तरीके से हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब हम खाना जल्दी खा लेते हैं हमारे पेट में वो जमता नहीं है, वो डाइजेस्ट हो जाता है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सब महिलाएं जो भी 40 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, इवन 60 प्लस हैं, तो वो अपना खाना रात का थोड़ा जल्दी खाना शुरू कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ है, आप सब लोग इन जनरल बहुत इस तरह की क्रीम्स ढूंढते हैं ना, एंटी एजिंग क्रीम, एंटी एजिंग सीरम। चलिए मैं आज आपको एक एंटी एजिंग टिप बताती हूँ जो बहुत कारगर होता है। क्या? एक अच्छी नींद एक्चुअली सबसे बड़ा टूल है एंटी एजिंग, है ना। मतलब आपको बढ़िया नींद आनी चाहिए रात को, और उससे आप देखेंगे कि आपकी जो एज है वो कई साल कम हो जाती है। मतलब देखने में आपकी एज कई साल कम नज़र आती है। अब आप कहोगे कि हाँ, हम भी तो यही चाहते हैं कि भी अच्छी नींद आए, लेकिन क्या करें, हम सो ही नहीं पाते, हमें अच्छी नींद आती ही नहीं। तो उसके कुछ तरीके हैं, कुछ नियम हैं, उनको अपनाना पड़ेगा। और ये नियम कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। हाँ, उनका अभ्यास करें, 1 हफ्ते तक लगातार करें, और 1 हफ्ते के बाद आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक अच्छी नींद कैसे आए उसका मैं आपको तरीका बताती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट कि सोने का एक टाइम फ़िक्स करें। जैसे थोड़ा जल्दी का टाइम रखें, 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाएं। सपोज़ आपको 10 बजे सोना है तो उससे कम से कम 3 घंटे पहले आप डिनर कर लीजिए। 7 बजे आपने खाना खा लिया, ठीक है। अब सोने से 1 घंटा पहले, जैसे कि 10 बजे सपोज़ आपको सोना है, तो 9 बजे के बाद आप कोई टीवी ना देखें, मोबाइल ना चलाएं, मतलब स्क्रीन से दूर रहें। और आपका जो सोने का कमरा है उसमें आप लाइटिंग कम करना शुरू कर दीजिए। सोते समय पूरे कमरे में अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप बिल्कुल भी लाइटिंग ना रखें, कर्टेंस वगैरह अच्छे से डाल के रखें। हाँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनको लाइट की ज़रूरत होती है, तो वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ आपकी आँखों को बहुत आराम मिलता है, आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है अंधेरा होने से कि भाई अब सोने का टाइम हो गया है। तो ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी का रिमोट कंट्रोल है, बॉस है, तो वो बॉडी को इंडिकेट करता है कि भाई अब सो जाओ, है ना। एक्चुअली ऐसा ही है, मतलब ये साइंटिफिक है ना, कुछ ऐसा मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ। और सोते समय के लिए आपको क्या करना है कि सपोज़ जैसे आपको 10 बजे सोना है, तो आप कम से कम 2 घंटे पहले या कम से कम 1 घंटा पहले से आप कोई लिक्विड ना लें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि पानी पीकर सोते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे 10 बजे आपको सोना है तो 8:30 बजे आधा 1 गिलास पानी पी लीजिए या दूध पी लीजिए, मतलब कोई भी लिक्विड। उसके बाद ना पिएँ, क्योंकि क्या होगा कि आप अगर सोने से आधा 1 घंटा पहले कुछ लिक्विड ले लेंगे तो आपको रात की जो नींद है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, क्योंकि आपको वॉशरूम जाने की इच्छा होगी, तो उससे भी आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, सोने से करीब 15-20 मिनट पहले आप जैसे अपना टीथ ब्रश करते हैं, सोते समय नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। और आप अपने टीथ ब्रश करें और उसके बाद में अपने फेस पर पानी के छींटे मारिए। और अब तो जैसे मौसम भी इतना ठंडा नहीं है, अपने पैरों को भी पानी से थोड़ा सा वॉश कर लीजिए। पैर पोंछ के कमरे में थोड़ा लाइट हल्की करके आप अपने बेड पर आ जाइए। बेड पर आकर के मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ, पहले भी मैं कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है, लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला है इस बात का। वो क्या, जब आप अपना फेस वॉश करके, पैर वॉश करके आप अपने बेड पर आते हैं, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप शांति से बैठ जाएं, और सुखासन में, मतलब शांति से आलती पालती मार के बैठ जाएं अपने ही बेड पर, और थोड़ा गहरे गहरे सांस लें, सिंपल। और अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। फिर 2 मिनट का आप प्राणायाम कर लें, अनुलोम विलोम करें। इस समय कपालभाति नहीं करनी है, सिर्फ 2 मिनट का या तो अनुलोम विलोम कर लीजिए या फिर भ्रामरी कर लीजिए, कोई भी एक प्राणायाम कर लीजिए, सिर्फ 2 मिनट का, और गहरे गहरे सांस लीजिए। उससे पहले मतलब 1 मिनट का गहरे सांस हो गया, और 2 मिनट के लिए आपने या तो अनुलोम विलोम कर लेना है या भ्रामरी कर लेना है। सिर्फ इतना आप करिए, और हो सकता है तो आप गायत्री मंत्र का थोड़ा सा जाप कर लीजिए। ये सब करने से क्या होगा, जो हमारे दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही होती हैं, दिन भर की इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जो एक कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है ना हमारे दिमाग में, वो सब आउट होने लगता है, आपका दिमाग शांत होने लगता है, क्योंकि उन सब बातों से हटेंगे तभी तो नींद आएगी। तो इस तरीके से आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होने लगता है। इसके बाद एक और पॉइंट बता रही हूँ कि अपने दोनों पैरों के, मतलब तलवों को आप अच्छे से रब कीजिए, हथेली से इस तरीके से आप उन्हें रब कीजिए। इतना
कि मतलब ऐसे जैसे मैंने गिनती बना रखी है कि मैं 15-15 बार रब करती हूँ कि उसमें थोड़ा गर्मी सी महसूस होने लगे। आप देखेंगे कि आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, है ना। अगर हम अपने पैरों के तलवों को रगड़ते हैं तो उससे हमारा जो ब्रेन है वो शांत होता है, क्योंकि हमारे वैसे भी ना आपको पता ही है कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं सारे हमारे पैर में, तो उससे वो सब रिलैक्स हो जाते हैं। ये सब साइंटिफिक है और इससे आपको अच्छी नींद आएगी। जैसा कि मैंने कहा कि कमरे में आप उजाला नहीं होना चाहिए, फिर आप सो जाइए। तो ऐसा मत सोचें कि पहले ही दिन आपको कुछ जादू मिल जाएगा। थोड़ा बहुत फ़र्क तो पहले ही दिन से मिलेगा, लेकिन 1 हफ़्ते लगातार तो कीजिए। कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है ना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो 1 हफ़्ते आप लगातार ऐसा कीजिए और 8वें दिन आप देखिए कि क्या आपको कुछ फ़र्क पड़ा है। अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर बताएं, जिससे कि बाकी लोगों को भी विश्वास होता है कि हाँ, ये चीज़ें हमें फ़ायदा करती हैं। दोस्तों, यही तो छोटी छोटी बातें हैं ना, जब हम एक दूसरे से शेयर करते हैं तो कई बार हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली सॉल्व हो जाती हैं, है ना। कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है ना कि इवन हम डॉक्टर के भी पास जाते हैं तो हमें हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल पाता, लेकिन हम आपस में अपने अपने एक्सपीरियंस जब हम शेयर किया करते हैं तो कई बार हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है। अच्छा, अब एज हो गई, ऐसा मत सोचिए कि हमारी इतनी एज हो गई है, हम 40+ हो गए हैं और अब हमारे लिए सजना संवरना ये सब ज़रूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल हर हाल में ज़रूरी है। यही तो हमें मोटिवेट करता है। आपको ऐसा रखना है खुद को कि आप जब भी खुद को शीशे में देखें, आपको पॉजिटिव वाइब्स महसूस हो, आपको खुशी महसूस हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा मन कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस में होता है, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा डाउन सा हमें फील होता है, लेकिन जब हम तैयार हो जाते हैं कहीं जाने के लिए तो पता नहीं एकदम से एनर्जी सी आ जाती है, ऐसा होता है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वेल ड्रेस्ड रहें, और वेल ड्रेस्ड होने का मतलब ये नहीं है कि तड़क भड़क वाले बहुत महंगे महंगे हम कपड़े पहने। मतलब हमारे जो कपड़े हैं साफ़ सुथरे, मौसम के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल होने चाहिए, उनकी फिटिंग सही होनी चाहिए, और जो आपका हेयर कट है वो प्रॉपर होना चाहिए। आपकी स्किन साफ़ सुथरी होनी चाहिए, मतलब स्किन केयर, हेयर केयर, उस पर भी ध्यान देना है। हेयर केयर के ऊपर तो मैं भी आपको थोड़ी देर में ही आपका क्या रूटीन होना चाहिए वो बताने वाली हूँ। स्किन केयर के लिए इतना भी काफ़ी है कि आप अपनी स्किन की टोन को पहचानें कि आपकी स्किन इस ड्राई है या फिर ऑयली है, उसी हिसाब से उसके लिए फ़ेस वॉश और मॉइस्चराइज़र चुनें। अगर आप सारी लाइफ में ये 2 चीज़ भी सही तरीके से अप्लाई करते हैं ना, कि एक सही फ़ेस वॉश और एक सही मॉइस्चराइज़र, तो भी वो आपकी स्किन को काफ़ी हद तक सही रखता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है कि अपनी स्किन के ऊपर अत्याचार मत कीजिए। अब कैसा अत्याचार? तरह तरह के केमिकल्स को जब ट्राई करते रहते हैं तो पता चलता है कि उनके केमिकल्स के जो दुष्प्रभाव हैं वो सामने आने लगते हैं। तो अपनी स्किन जो है उसको लैब मत बनाइए, एक्सपेरिमेंट्स का अड्डा मत बनाइए, और बिल्कुल सिंपल से, जैसा कि मैंने कहा, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र का यूज़ ज़रूर करें, तो उससे भी आपकी स्किन काफ़ी हद तक सही रहती है। हाँ, हाइड्रेशन तो ज़रूरी है ही। अच्छा, एक चीज़ तो हमें सीखना ही होगा कि हमें स्ट्रेस से दूर करना है खुद को, है ना। हर हाल में हमें खुद को स्ट्रेस से दूर करना है। अब कैसे करें स्ट्रेस से दूर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि क्या स्ट्रेस लेने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मान लीजिए, देखिए, एक चीज़ तो है कि कुछ ना कुछ हम लोगों की लाइफ में कोई ना कोई एक चैलेंज सामने रहता है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ दुख भी लगा रहता है, लेकिन स्ट्रेस लेने से, चिंता करने से हमारी एनर्जी कम होती है कि बढ़ती है? एनर्जी कम होती है ना, जबकि उस प्रॉब्लम से जूझने के लिए हमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो हम कहीं ना कहीं खुद के दुश्मन बन जाते हैं ना जब हम स्ट्रेस लेते हैं। अब ये स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, खुद को स्ट्रेस से दूर कैसे करें, उसके कई तरीके हैं। एक तो खुद को मेंटली प्रिपेयर करें कि ये जो निगेटिव विचार हैं ये सिर्फ विचार हैं। जो कोई निगेटिव विचार आते हैं ना दिमाग में, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चों का रिजल्ट ख़राब ना आ जाए, कहीं किसी को कोई ये प्रॉब्लम ना हो जाए, किसी को कोई बड़ा हेल्थ इशू ना हो जाए। तो इस तरह के जो ये निगेटिव थॉट्स हैं ना, ये एक्चुअली सिर्फ थॉट्स हैं, है ना। इनसे मतलब इनके बारे में सोचने से कुछ भी नहीं होगा। जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो ना इस चीज़ के लिए, तो पता चलता है कि हाँ, वास्तव में सोचने से, इस तरह का स्ट्रेस लेने से एक्चुअली कोई भी फ़ायदा नहीं है। और सौदा तो हमें वही करना होता है ना जो फ़ायदे का होता है। तो इस तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में आपको बिल्कुल हटाना होगा, स्ट्रेस को हटाना होगा।
अच्छा, मेडिटेशन एक बहुत, जिसे कहना चाहिए, इम्पोर्टेंट रोल रखता है अपनी लाइफ से स्ट्रेस को दूर करने में। मतलब 2 मिनट का, देखिए मैं हर चीज़ में अधिकतर थोड़ा थोड़ा टाइम ही बताती हूँ ना, कि आप सिर्फ 2 मिनट का भी अगर मेडिटेशन करते हो, उससे भी आपको, आपका जो माइंड है ना वो रिलैक्स होने लगता है, और धीरे धीरे माइंड को आदत पड़ जाती है थोड़ा सा रिलैक्स रहने की। तो आप दिन में कई बार भी 2-2 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हो। स्ट्रेस अगर ज़्यादा है, आप इसका फ़ायदा तो खैर पहले ही दिन से देखेंगे। और मेडिटेशन करना कोई बहुत बड़ी ऐसी योगिक क्रिया नहीं है। आप कहीं सीखना चाहते हैं तो सीख लीजिए, अदरवाइज़ आप शांति से किसी ऐसी जगह बैठें जहाँ ज़्यादा शोर ना हो, और शांति से बैठ के आप अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं, खुली भी रख सकते हैं। मुझे आंखें बंद करके बैठना अच्छा लगता है। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। कहते हैं ना कि विचारों को अपने दिमाग से आउट करें। उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने ध्यान को अपने सांसों पर केंद्रित करें। मतलब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, एयर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो हवा का अंदर लेना और उसको बाहर फेंकना, तो ये हो गई हमारी सांस। तो सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो आप देखेंगे कि आपका जो दिमाग है उन निगेटिव विचारों से थोड़ा हटने लगता है, माइंड रिलैक्स होने लगता है। जब आप 2 मिनट 5 मिनट जितना भी करना चाहें उतना मेडिटेशन करते हो, तो आपके माइंड को एक प्रैक्टिस पड़ जाती है रिलैक्स रहने की, है ना, स्ट्रेस से दूर रहने की आदत पड़ जाती है। एक और चीज़ कि निगेटिव लोगों से भी थोड़ी दूरी बनाइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इमोशनली आपको ब्लैकमेल करते हैं, हमेशा अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं, हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ निगेटिव बोलते हैं। आपके पास बैठेंगे तो किसी के बारे में कुछ निगेटिव ही बोलेंगे। और कई बार ऐसे लोग क्या होते हैं कि अपने द्वारा कही गई बात, है ना, किसी और से आपका नाम लेके लगा देते हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत होती है ना। तो ऐसे निगेटिव लोगों से एक निश्चित दूरी बनाइए। ना उनसे लड़ना है, ना झगड़ना है, ना ही उलझना है, लेकिन एक निश्चित दूरी बनाकर रखिए। स्ट्रेस दूर करने का एक ये भी बहुत अच्छा तरीका है, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि जीवन में जो छोटी छोटी बातें होती है ना उनमें मत उलझिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कुछ ना कुछ होती रहती हैं कि जिनसे हमें स्ट्रेस होने लगता है, लेकिन उनका हमारी लाइफ से, हमारी लाइफ की प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों में मत उलझिए। आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अच्छा, थोड़ा-सा अपने हेल्थ को समझना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप पेरीमेनोपॉज़ से गुज़र रहे हैं या मेनोपॉज़ से गुज़र रहे हैं, तो उस समय में इस तरह के हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में कि आपको मूड स्विंग्स होने लगते हैं। और तो इस तरह की चीज़ों में कई बार ऐसा भी होता है कि सिंपल सी चीज़ें होती हैं कि किसी विटामिन की कमी है या कैल्शियम की कमी है या आयरन की कमी है। तो इन सब चीज़ों के लिए एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब ठीक है जो डॉक्टर सजेस्ट करें ठीक है, लेकिन बहुत हैवी मेडिसिन्स की जगह आप सिंपल न्यूट्रिएंट्स वाली कोई मेडिसिन्स लेनी है तो वो लें। और बाकी आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन से अपनी इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके जो मूड स्विंग्स हैं, आपका जो मन है वो शांत होने लगता है। तो इस तरह से एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, मेरी लगभग हर वीडियो में इस चीज़ का जिक्र होता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मैंने इनको अपना बहुत सच्चा साथी बना लिया है। और सच में ऐसा लगता है कि जो हमारी हेल्थ है ना, सबसे सच्चा साथी तो हमारा यही होता है ना। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखें। और उसमें बहुत बड़ा एक योगदान होता है कि हमारी बॉडी में मूवमेंट होना। मतलब आपने एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करना है और पूरे दिन भी खुद को एक्टिव बना के रखना है। अच्छा, कहीं ना कहीं हम महिलाओं की बचपन से कुछ इस तरह की कंडीशनिंग की जाती है, समाज के द्वारा इस तरह की कंडीशनिंग की जाती है कि मतलब कुछ इस तरीके से, जिसे कहते हैं ना, मदरहुड को कुछ इस तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता है कि आप तो सिर्फ मतलब बहुत कुछ कर सकते हो, माँ बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, माँ तो बनी ही है त्याग के लिए। और ऐसे में माँ अगर कुछ अपने लिए करती है तो वो स्वार्थ की श्रेणी में आता है। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ भी एक नॉर्मल इंसान ही है, माँ भी थकती है, माँ की अपनी इच्छाएं भी होती हैं और माँ की अपनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। उसको भी औरों से सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसको भी औरों से केयर की ज़रूरत होती है। अब तक जो किया सो किया, लेकिन अब आप सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए। कुछ भी आपको जो भी पसंद है उसको अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। आप अपने पैशन को टाइम देना शुरू कीजिए। आपका जो भी शौक़ है उसको टाइम देना ज़रूर शुरू करें। जब आप देखते हैं ना कि, क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई एक शौक़ ज़रूर होता है, जब हम अपने शौक़ को थोड़ा टाइम देने लगते हैं ना, तो हमारा मन बच्चों जैसा हो जाता है और फिर वही हमारे फेस पर भी आता है। तो आप अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स
क्रिएट कीजिए, अपने शौक़ को पूरा करके थोड़ा टाइम उसको ज़रूर दीजिए। और थोड़ा सा अपनी जो सोशल लाइफ है उसको बढ़ाइए, मतलब अकेले मत रहिए। ज़्यादा लोनलीनेस जो होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमको थकाती है ना, मानसिक रूप से थकाती है। तो थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स बनाइए, कुछ अगर कर सकते हैं तो इजी सी कोई किटी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा टाइम अपने दोस्तों के साथ व्यतीत कीजिए, अकेले मत रहिए। तो दोस्तों, इस तरह से जो 40 प्लस महिलाएं हैं, 50 प्लस महिलाएं हैं, वो अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकती हैं, पहले से ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हैं, पहले से ज़्यादा फिट हो सकती हैं, पहले से ज़्यादा हेल्दी हो सकती हैं, खुद को ब्यूटीफुल बना सकती हैं, हैप्पी बना सकती हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने व्यूअर के उस क्वेश्चन के ऊपर कि हमारा जो हेयर केयर रूटीन है वो क्या होना चाहिए। तो चलिए, हेयर केयर रूटीन को मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन, कि हमें अपने बालों को प्रोटेक्शन देना है। प्रोटेक्शन किस तरह से, किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करना है। हमें अपने बालों को खुली हवा, तेज़ हवा, धूप, इनसे खुद को बचाना है, अपने बालों को बचाना है। अगर आप खुली हवा में जाते हैं तो कोई स्कार्फ वगैरह से, दुपट्टे से अपने बालों को कवर कर लीजिए। केमिकल्स से बचाना है। आजकल बहुत तरह के, पता नहीं कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं, मुझे तो सबके नाम भी नहीं पता है, और वो सारे ट्रीटमेंट्स के नाम पर हज़ारों रुपए आपसे वसूले जाते हैं। और उस समय हो सकता है कि आपको अपने बालों में बहुत चमक महसूस हो, लेकिन थोड़े समय बाद ही पता चलता है कि वो जो बाल हैं आपके पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। फिर वो कहते हैं कि इसके बाद एक ट्रीटमेंट आपको और लेना है। इस तरह से आप एक जाल में उलझ के रह जाते हैं केमिकल्स के। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने बालों को प्रोटेक्शन दीजिए, इस तरह के केमिकल्स से खुद को बचाइए, अपने बालों को बचाइए। तो ये बात हो गई प्रोटेक्शन की। अच्छा, हम हेयर केयर रूटीन के सेकंड पार्ट में आते हैं, जो कि है न्यूट्रिशन। आपकी बॉडी में फुल न्यूट्रिशन होना चाहिए, एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। मतलब आपके खाने में प्रोटीन, विटामिन, कार्ब्स और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें सही मात्रा में होनी चाहिए। आपकी बॉडी में कहीं प्रोटीन की तो कमी नहीं है, कहीं आयरन की तो कमी नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। मतलब प्रोटीन रिच आपको खाना खाना है। और हाँ, हाइड्रेशन आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पानी पिया आपने तो फिर वो आपके बालों में नहीं जाता, बिल्कुल जाता है। हमारे बालों में हमारा पानी जो हम पीते हैं वो भी जाता है। तो इसलिए हाइड्रेशन भी बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात हो गई हल्की फुल्की सी एक न्यूट्रिशन की, क्योंकि अगर आप इतना भी कर लेते हो ना तो आपके बालों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा, अब हेयर केयर रूटीन के थर्ड पार्ट में आते हैं कि मेंटेनेंस। अपने बालों को हम मेंटेन कैसे करें। मेंटेनेंस में कई चीज़ें आ गई, जैसे अपने बालों को हमें धोना किस तरीके से है, बालों में ऑयलिंग कैसे करनी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मौसम के अकॉर्डिंग, और जैसे सर्दियां हैं तो उसमें थोड़ा कम धोएं वीक में बाल, और गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा धोना पड़ता है। या आपके बाल बहुत ड्राई हैं या आपके बाल बहुत ऑयली हैं, तो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हफ्ते में लगभग 2 से 3 बार बालों को धोना काफ़ी है। जब भी अपने बालों को धोएं तो डायरेक्ट कभी भी शैम्पू से ना धोएं। धोने से लगभग 1.5-2 घंटा पहले आप अपने बालों में अच्छी तरह से ऑयलिंग कीजिए। ऑयलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ज़ोर ज़ोर से रगड़ रगड़ के मालिश करेंगे। हल्के हाथों से, सिर्फ फिंगर से इस तरीके से सर्कुलर मोशन में करके आपको सिर्फ आपके जो बाल हैं, स्कैल्प हैं, रूट्स पर आपको ऑयल लगाना है। बालों की लेंथ में भी आपको ऑयल लगाना है, और बालों के जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे, तो वहाँ पर भी आपको ऑयल लगाना है। सारे बालों को अच्छे से ऑयलिंग करके 1.5 से 2 घंटा छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको किसी अच्छे माइल्ड शैम्पू से अपना हेयर वॉश करना है, जो भी आपको सूट करता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, किसी ब्रांड का मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन पहले मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स के शैम्पू इस्तेमाल किए, और एक्चुअली वो मतलब स्कैल्प को इतना ड्राई कर देते हैं, इतना इचिंग स्कैल्प हो जाता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बहुत महंगा शैम्पू है, वो आपके बालों के लिए अच्छा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। तो जो भी शैम्पू आपके बालों के लिए सूटेबल है, सबके बालों का जो नेचर है वो अलग अलग होता है। तो एक सही शैम्पू आप चुनाव कीजिए जो थोड़ा माइल्ड हो। आपका जो भी शैम्पू है उसे आप माइल्ड बना सकते हो। कैसे? एक तो कोई भी शैम्पू हो उसे डायरेक्ट बालों में नहीं लगाना है, ऑयल तो लगा ही हुआ है बालों में। इसके अलावा शैम्पू में पानी मिलाइए लगभग 10 टाइम्स। जैसे कि अगर 1 चम्मच शैम्पू है तो लगभग 10 चम्मच आपको कम से कम उसमें पानी मिक्स करना है। और
आप उसको और अच्छा बना सकते हो अगर आप उसमें लगभग 1 चम्मच एलोवेरा जेल भी मिला दीजिए। ये एलोवेरा जेल अगर आपके घर में प्लांट लगा हुआ है, आप उससे उसकी लीफ को काट के उसमें से भी जो जेल निकलता है उसे भी डाल सकते हो। नहीं तो आपके पास जो केमिकल फ्री जो भी एलोवेरा जेल जैसे ट्यूब में या बॉटल में है, उसमें से भी आप 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका एक शैम्पू बन जाता है, बेटर शैम्पू बन जाता है मतलब, और उससे आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। अच्छा, ये बात हो गई कि बालों की क्लीनिंग की। अब आपको क्या करना है कि महीने में 1 बार आपको अपने बालों में एक हेयर पैक लगाना है। क्या हेयर पैक है, क्या-क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ईज़ी सा है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे आपके बालों में गज़ब का फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, महीने में 1 बार लगाना है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लगाना है। और ये जो पैक मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, सिर्फ़ आधे घंटे के लिए बालों में लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो ये उल्टा नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि आपके बालों का, आपके स्कैल्प का जो नेचुरल ऑयल है उसे एब्जॉर्ब करके उन्हें और ड्राई भी बना सकता है। चलिए बताते हैं कि उस पैक में आपको क्या क्या मिक्स करना है। पैक बनाने के लिए आपको 3 चीज़ चाहिए: दही, एलोवेरा जेल और ऑयल, जो भी ऑयल आपको सूट करता है। हाँ, इसके बाद मैं आपको एक अच्छा ऑयल बनाना भी बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है कि 2:1:1 की रेशो में रखना है। कैसे? जैसे कि मैं चम्मच से आपको बताती हूँ कि 2 चम्मच आपने दही का लेना है एक बाउल में, 1 चम्मच आपको ऑयल का लेना है और 1 चम्मच आपको लेना है एलोवेरा जेल का। ये मैंने आपको एक प्रोपोर्शन के लिए बताया है, आपके बालों में जितना ज़्यादा लगेगा उसी हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके आप अपने बालों में लगा लीजिए। थोड़ा सा स्कैल्प में भी लगा सकते हैं और जो बालों की लेंथ है उनमें ज़रूर लगाना है। आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं ना, उनमें एक स्मूथनेस आ जाएगी, शाइनिंग आ जाएगी और थोड़े से बाल आपके अपने आप ही स्ट्रेट जैसे होने लगेंगे, मुलायम हो जाएंगे। इसको अच्छे से आपने जैसे कि मिक्स करके अपने बालों में लगा लिया और लगभग आधे घंटे बाद जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू का जो तरीका बताया मैंने अभी आपको, उससे आप अपना हेयर वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं उनमें बहुत फ़र्क नज़र आएगा। हाँ, थोड़ा सा वेट कीजिए कि लगभग ये सारा रूटीन आप अपनाएंगे तो लगभग 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपके बालों में गज़ब का चेंज आएगा। आपके बालों की ग्रोथ भी होगी, बालों का टूटना भी कम हो जाएगा, बालों में चमक भी आएगी। एक बहुत अच्छा ऑयल मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जो भी ऑयल लगाते हैं, और आपको मैं आज एक सीक्रेट बताने वाली हूँ अपना, कि मैं कौन सा ऑयल लगाती हूँ। मैं बिल्कुल सादा सरसों का तेल अपने बालों में लगाती हूँ, बाल धोने से पहले, लगभग 1.5-2 घंटा पहले। उस सरसों के तेल में क्या करना है, या आपको अगर कोकोनट ऑयल लगाते हो तो आप उसके साथ भी ऐसा कर सकते हो, मतलब जो भी ऑयल आपको पसंद है ना, उसके अंदर आपको क्या करना है कि लगभग ऐसे मान लीजिए कि जैसे करीब 250 ml के करीब ऑयल है ना, या तो कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल। उसमें आपको लगभग हैंडफुल के करीब कड़ी पत्ता की लीव्स लेनी है ना। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो कड़ी लीव्स हैं, कड़ी पत्ता, इसको अच्छे से आप धो लीजिए। धोने के बाद में थोड़ा सा ऐसे आप या तो हाथ से ही मल लीजिए, नहीं तो आप उसको मिक्सर ग्राइंडर में उसको मतलब ग्राइंड कर लीजिए, चटनी जैसा बन जाएगा, या ऐसा कर लीजिए। और आप पहले तो उस ऑयल को कढ़ाई में डाल लीजिए, और कढ़ाई में आप उस पेस्ट को या कड़ी पत्ता जैसे थोड़ा सा हाथ से ही रब कर लिया, कैसे भी उसको उस ऑयल में मिक्स कर दीजिए। पहले लगभग 1 घंटा तो ऐसे ही रख दीजिए डिप करके, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई को रखिए और स्लो हीटिंग करिए। शुरू में अगर आपने तेज़ गर्म कर दिया तो उससे क्या होगा कि जो ऑयल है वो जल जाएगा, है ना, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब वेस्ट हो जाएंगे। आपको बस स्लो हीटिंग करनी है, हल्के हल्के बबल्स आने लगेंगे, गैस बंद कर देंगे, ढक के रख देंगे। और इस तरीके से ये प्रोसीजर आपको मतलब 4-5 बार करना है। जैसे हल्का सा हीट किया, फिर गैस ऑफ कर दिया, उसको ढक के रख दिया, फिर लगभग 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आप किचन में फिर गए, आपने फिर गैस ऑन कर दिया, उसको हल्का सा हीट किया, फिर ढक के रख दिया। इस तरह से करके आपने 4-5 बार करना है। तो इससे आपका जो तेल है वो जलेगा नहीं और एक बहुत अच्छा ऑयल आपका तैयार हो जाएगा। इसको छान कर
एक बॉटल में भर के रख लीजिए। आप देखेंगे कि गज़ब का फ़र्क नज़र आता है। एक जो डैंड्रफ हो जाता है बालों में, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जो एक खुजली सी लगती रहती है ना स्कैल्प में, वो सारी चीज़ें पहले वॉश में ही आपकी बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ तो हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि उसी से तो कमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आपका जो एक कमेंट है वही पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। हाँ, आपका अपना कोई क्वेश्चन हो आपकी लाइफ से रिलेटेड या आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।